आलोक जी, अब सीधे आपके पास आता हूं मैं। कुल मिला के जो बिलाल जी ने बात की, प्रोफेसर सुधांशु ने की और गिरीश जी ने उसको बड़ा फाइन लाइन करने के बजाय सीधे सीधे बोल दिया, बोले इंडिया गठबंधन को। तो ये बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले टाइप वाली सिचुएशन है। आप अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट कर लें। अब अगर हम शर्मा जी की बात माने तब तो बीजेपी बिल्कुल खत्म होने जा रही है। लोग बिल्कुल अब तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन शर्मा जी की बात मेरे गले बहुत उतर नहीं रही। कैसे लोकतंत्र में बसपा चुनाव लड़े तो वोट कटवा। बसपा क्या बसपा ने ठेका ले रखा है समाजवादी पार्टी का? अरे वो राजनीतिक दल है, अपने लाभ के लिए लड़ेगी। अब उससे बीजेपी को लाभ हो या समाजवादी पार्टी को लाभ हो, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की सभी दलों को आजादी है। अगर वो दल कमजोर है तो इसका मतलब है वो दल अपने विकास के लिए काम ही ना करे। वो समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन को जिताने का ठेका ले रखा है बसपा ने। तो इसलिए ये कहना कि बसपा भाजपा को लाभ दे रही है और इंडिया गठबंधन को नुकसान दे रही है, ये बसपा के साथ अन्याय है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय है। पहली बात ये समझ लीजिए। लेकिन मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। काउंटर पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं अभी, क्योंकि शर्मा जी ने बड़े प्रश्न अच्छे उठाए थे, इसलिए उसका उत्तर देना जरूरी है। 1971 की बात इन्होंने की कि जिस बार जनता वैसे ही चुनाव लड़ रही है जैसे इमरजेंसी के बाद 1971 में। ये भी सफेद झूठ है। नहीं, इमरजेंसी के बाद 80 का चुनाव लड़ा है, 77 में। मैं बता रहा हूं कि इमरजेंसी की बात जो 77 में चुनाव हुआ उसकी बात है, क्योंकि ओपन चुनाव हुआ था जिसमें माना गया था कि जनता लड़ी, कांग्रेस तो बहुत ताकतवर थी आपातकाल लगाने के बाद 77 में। तो जो 77 में जनता चुनाव लड़ रही थी उसमें जेपी जैसा जननायक था। क्या विपक्ष के पास एक भी जेपी जैसा जननायक है? क्या विपक्ष के पास कथनी और करनी में अंतर ना हो ऐसा कोई नेता है? अगर है तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाती। जब शर्मा जी का नंबर आए तो बताएं कि जेपी जैसा जननायक विपक्ष के पास कहां उपलब्ध है। सारे के सारे वो लोग हैं जो अरबों रुपए में खेल रहे हैं विपक्ष के नेता। इसलिए 1977 में जैसा जनता चुनाव लड़ी थी वो ऐसा चुनाव नहीं होने जा रहा है। इतना भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर चुनाव नहीं लड़ रही है। सिर्फ ये कह सकता हूं मैं कि अगर 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो हो सकता है इस बार 7 या 6 जीते। मैं 7 की उम्मीद करता हूं। एक आध सीट बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये मानो कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। 50-50 होने जा रहा है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे नहीं, अरे आलोक जी, अंडर एस्टिमेट कैसे करेंगे? अंडर एस्टिमेट सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही, अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं दूसरे राउंड में आपसे अब सीट वार समझूंगा कि कैसे बीएसपी फायदा पहुंचा रही। लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप जो लगातार ये कह रहे हैं ना बीएसपी का ठेका नहीं ले रखा है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप बीजेपी की तरफ से बोलिए, लेकिन अगर ईमानदारी का आकलन हो ना तो वहां पर बीएसपी ने जिस तरीके से। ईमानदारी का आकलन कौन तय करेगा पुष्कर सर? अरे हमने आप पे छोड़ा, पैरामीटर कौन तय? अरे आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप ही। मैंने आपको दिया, मैंने और किसी पैनलिस्ट से सवाल नहीं पूछा। पैरामीटर इसलिए कहा जा रहा है श्री कला सिंह को टिकट देंगे, नॉमिनेशन 1 मई को करा देंगे, 2 मई को अमित शाह 5 बजे लखनऊ आते हैं। उसके बाद जो कहानी चेंज हुई ना, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया हो, चाहे राजा भैया से 3 मई को बेंगलोर में बात की गई हो, और 5 मई की रात में जो 6 मई को आखिरी दिन था जौनपुर में नामांकन का, उसमें तो खेल ही सामने आ गया। अखिलेश को कहना पड़ गया बीएसपी को मत दीजिएगा वोट। वो कभी पर्दे से पीछे से, कभी पर्दे के आगे से बीजेपी का ही बचाव करती है। जरा मुझे जौनपुर के टिकट वितरण पर बता दीजिएगा, फिर मैं आपसे यहीं लौट के आऊंगा। और एक है सिचुएशन ऐसी इन 10 सीटों में जो तय कर देगा। जब बीएसपी ने छोटेलाल गंगवार को टिकट वापस हुआ और बीएसपी ने क्या कार्रवाई की अपने जिला अध्यक्ष के बरेली के, वो किसी से छुपा नहीं है। पैनल पे मैं ऐसे नहीं मान लूं कि मैं बीजेपी को बहुत मजबूत मान रहा हूं, क्योंकि
उसका जैसा संगठन उत्तर प्रदेश में आज के समय नहीं है, और शायद और राजनीतिक दलों के पास संगठन की कमजोरी है। आज इसीलिए बीजेपी जीत रही है और जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं। लेकिन पहले आप मुझे जौनपुर वाली बात पर अपना एक दीजिए, फिर मैं बताऊं कैसे बीजेपी है। देखिए, मैं एक बात और करता हूँ। चलो पहले आपके बहुत सार करने से देखिए, हमारे दर्शकों को सामान्य बात ज्यादा समझ में आए। जी मेरा मानना है कि सपा और बसपा दोनों 19 से एक साथ लड़े थे। 64 सीटों में बीजेपी को रोक पाए थे, 62 अरे 22 में फिर आ जाते हैं 22 में। मैं इसीलिए डिबेट को, मुझे कहते हैं लोग कि आप बीच में क्वेश्चन डाल देते हैं। 22 में तो अलग लड़े, 111 जीती और 1 जीती, उससे कर लेते हैं हिसाब। नहीं बना पाए। फिर ऐसा नहीं करते कि 84 का कैलकुलेशन लेके बैठे ना। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना जैसी महामारी के बाद, नाराजगी के बाद, विपक्ष का यह आरोप था कि गंगा में तैरती लाशें, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती। कुछ सीटें केवल कम होती है उसकी, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ देती भारतीय जनता पार्टी। किसी पार्टी का रिपीट कोई पार्टी जीती नहीं है, उसकी जीत को भी तो क्रेडिट दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी कैसे दोबारा सत्ता में आ जाती है? आप मुझे ऐसे इस समय प्रस्तुत करवा रहे हैं कि जैसे मैं बीजेपी को अपोज में खड़ा। मैंने बसपा के संबंध में सवाल पूछा और आपने कितनी साफ गोई से मुझे बता दिया कि आप बीजेपी की, जब बीजेपी की तारीफ लूंगा, अभी मेरे पास पूरा पैनल है ना, अभी पूछूंगा। मैंने कहा संगठन का उससे बढ़िया कोई है नहीं बीजेपी का। पुष्कर सर, मैं एक बात कह दूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि बसपा इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को फायदा होता है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट है। कोई बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। मैं बताता हूं कैसे नहीं अगेंस्ट है। बीएसपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की भाजपा और राज्य की योगी सरकार को रोज 150 बयानों की निंदा के थ्रू और सीधे सीधे कहें कुछ ना कुछ सुना देंगी, चाहे नोटबंदी रहा हो, कोई भी रहा हो। और जब टिकट मिलते हैं 2022 के चुनाव के नतीजे आप जोड़ते हैं बैठ के ना, सुधांशु जी आऊंगा आपके पास भी, तो कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। फिर आप सब एनालिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनता के पास जवाब पहुंच जाएगा। अगर आप बता रहे हैं तो जनता मानेगी, और जनता बीजेपी को जिता रही है भाई। 14 से 51% वोट पा रही बीजेपी। ये कौन नकार सकता है इसमें? देखिए पुष्कर जी, लोकतंत्र का सामान्य जो समझ है, मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार वो रह चुकी। बहुजन समाज पार्टी अपने मतों को बढ़ाने के लिए अपनी जरूरत के अनुसार सीट प्रत्याशी को खड़ा करेगी, इसमें कहां कोई रोक सकता है। अब आप वो अपनी जरूरत के हिसाब से प्रत्याशी खड़ा करती है। अब जैसे कानपुर में है, उन्नाव में उन्होंने अशोक पांडे जी को चुनाव लड़ाया, तो आप क्या कहोगे कि बीजेपी को जिताने के लिए लड़ाया अशोक पांडे जी को ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर? क्या कहेंगे आप? नहीं, वहां 3.5 लोध है, 3.5 लाख लोध है, तो लोध उतार देती, कुर्मी उतार देती। मुझे ना, मुझे कुल मिला के यूपी की कम से कम। मेरी बात पूरी तो होने जा रही है, आप ही बोले, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, अच्छा आप बोल लीजिए। उत्तर तो ले लीजिए। 4.5 लाख दलित हैं, 2.5 लाख ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए, लोध पिछड़ जाएगा। 2.5-3 लाख लोध है केवल, 4.5 लाख तो दलित है बीएसपी का कोर वोटर, उसमें भी जाटों और धोबी बड़ी मात्रा में उन्नाव में, और धोबी बीएसपी का कोर वोटर है। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रत्याशी इसलिए उतारा जिससे कि 2.5 लाख ब्राह्मण में से बड़ी मात्रा में उनके टूट के आए। अब आप ये कह सकते हो कि बीजेपी को हराने के लिए या जिताने के लिए उतार दिया? एक ये समझिए। अब देखिए, आप समझिए मेरी बात को। उन्नाव में उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे बगल की सीट है, और उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए नहीं लड़ाया। तो इसलिए आप जब ये कहते हैं कि कहीं बीजेपी, देखिए वो अपना प्रत्याशी अपनी गणित उतारे, 2027 में उन्हें समाजवादी पार्टी का स्थान लेना है। अब इसकी वजह से किसको फायदा हो, किसको नुकसान हो, बीएसपी ने किसी का ठेका नहीं उतारा। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, मैं डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। साजिद से एक जल्दी से कमेंट ले लूं, क्योंकि इस पहले ही राउंड में बहुत ज्यादा हो गया। साजिद, क्या जो आलोक पांडे जी बात कह रहे हैं, हकीकत में बीजेपी के पास अपना संगठन इतना अच्छा है और वो जमीन पे काम कर रही है? ये विपक्ष और कुछ एनालिस्ट जो ये दे रहे हैं कि चुनाव में एक मुद्दा नहीं चला है तो रिजल्ट वो नहीं है। आलोक पांडे जी बड़ी मजबूती के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो कोई पार्टी का पक्ष, वो कह रहे हैं लोकतंत्र में जो व्यवस्था है ना, उसके तहत ही बीजेपी जीत के आ रही है। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या?
कि देखिए हार जीत तो लोकतंत्र के तहत ही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जमीन पे मुद्दे या जनता के मुद्दे पे कौन कितना थोड़ा सा लीड ले पा रहा है या उन मुद्दों को कितना उठा पा रहा है। कोशिश है बीजेपी की कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है कम से कम यूपी की पिच पर भी आए, राम मंदिर का मुद्दा आ जाए, मुस्लिम वाला आ जाए, मंगलसूत्र आ जाए। लेकिन विपक्ष को भी आप इस तरह से वो नहीं कर सकते कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से उठा लिए हों। सोशल मीडिया पे उन लोगों का शोर भी काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। अब पेपर लीक का मामला या और दूसरे मुद्दे अब आके अगर वो लोग उस तरह से उठा रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा सियासी लाभ लेने की उनकी भी अपनी एक कोशिश है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सियासी लाभ लेने की कोशिश है। आलोक जी ने बड़े क्वेश्चन गिरीश जी के पास छोड़े, उसके बाद मैं बिलाल जी के पास आऊंगा। गिरीश जी, आप पहले कुछ जवाब देना चाहेंगे क्या, जो आलोक जी ने आपसे कई सवालों पूछे हैं? बिल्कुल, आलोक जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी दल के चुनाव लड़ने के अधिकार पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, तो अधिकार मैंने भी नहीं उठाया था। हाँ, मैंने भी कई चैनल पर मैंने तो ओवैसी तक के बारे में कहा कि भाई उन्हें वोट कटवा कह के उनके इस अधिकार को सीमित मत करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक पार्टी का किसी भी पार्टी का सिर्फ चुनाव लड़ना ही उसका काम है? तमाम जनता के सवाल 3 साल 5 साल तक उठते रहते हैं, उस पर कोई आंदोलन आवाज उठाना ये किसी पार्टी का दायित्व तो नहीं है। और फिर मैंने तो ये भी कहा कि भाई अनेक जगहों पर, अधिकतर जगहों पर उनके प्रत्याशी उन्होंने जिस भी मंशा से खड़े किए हों, वो वस्तु स्थिति है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं उदाहरण देता हूं अलीगढ़ का। अलीगढ़ में उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी दे दिया, वो भी बीजेपी का अच्छा भला कार्यकर्ता था, उसने बीजेपी को हानि पहुंचाई। तो हमने ये भी कहा कि जहां तहां वो बिल्कुल बंटी उपाध्याय की आप बात कर रहे हैं। जी, बंटी उपाध्याय की बात कर रहे हैं जी, तो जी बीजेपी आलोक जी, गिरीश शर्मा जी ने आपने बहुत, चौहान जी आपने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया जौनपुर का। जौनपुर में किस तरह से प्रत्याशी बदलवा दिया गया। निश्चय ही मैं आज भी दावे से कह रहा हूं, अगर वो प्रत्याशी रहता तो बसपा जीतती। लेकिन अगर किसी जीते हुए प्रत्याशी को बसपा हटा रही है तो सवाल तो भाई खड़े होंगे। ऐसा इंदौर में भी हुआ है। तो पुष्कर जी, एचटी हसन वाले में क्या कहेंगे? एचटी हसन वाले में क्या कहेंगे? जीता हुआ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने किसके दबाव पे बदल दिया था, तब आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, तो उन्होंने कहा जाएगी ना एसटी हसन के मामले पे अखिलेश यादव सामने आए, बोले कि आजम खां की पसंद रुचि वीरा थी। और मैं ये कहूंगा पार्टी के अंदर इतना लोकतंत्र रहना चाहिए ना। उन्होंने माना कि अभी था, हम आगे एसटी हसन को एडजस्ट कर देंगे। क्या मायावती की तरफ से ऐसा कोई अधिकार? एसटी हसन को क्या एडजस्ट करोगे? आजम खान से बड़ा नेता बन के तैयार होता मुसलमानों में समाजवादी पार्टी में। बीजेपी की लहर में 2 बार वो बंदा जीता, और आपने एक जो बंदा जेल में बंद है उसके कहने पर आपने 2 बार नहीं जीते, एक ही बार जीते।